Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shoaib, your physics teacher. The chapter we are studying is chapter number 7, which is about oscillations, and the topic we are going to study is about simple harmonic motion. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब भी आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो आपको इसको अल्टरनेट डेफिनेशंस और नाम भी आने चाहिए, जिसके अंदर हम इसको ऑसिलेशंस भी कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर दूसरी डेफिनेशंस भी आपको याद होनी चाहिए, और इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन इट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको एक मैस स्प्रिंग सिस्टम नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम को उसकी मीन पोजीशन से हमने ऑसिलेट करवाया है तो वो अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी बुक में कोडेड हैं, जिनके अंदर एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, पेंडुलम की एग्जांपल है ऑसिलेशंस के अंदर। इसके अलावा एक बार की एग्जांपल है जिसको आप ऑसिलेट करवा सकते हैं, अगर आप उसका एक एंड जो है वो ज़मीन में रख दें और दूसरे एंड को आप वाइब्रेट करवा सकते हैं। और लास्ट में एक बॉल एंड बाउल सिस्टम भी है जिसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल में स्टडी करते हैं। कुछ अहम बातें हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने के लिए, वो लाजमी ज़हन में रखिएगा, जिनमें यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है एसएचएम के लिए। अगर आप चाहते हैं आपको ऑसिलेशंस लेनी है तो उसको मीन पोजीशन से आपको एक्सट्रीम पोजीशन तक उसको ले जाना होगा। उसके बाद जैसे ही उसको रिलीज़ करेंगे तो आपकी वो जो फोर्स आपने उसके ऊपर लगाई होगी, अप्लाइड फोर्स, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी और वो उसको क्या करेगी, उसका ऑसिलेशंस का सबब बनेगी। सेकंड याद रखिएगा कि इनर्शिया एक अहम पैरामीटर है जिसकी वजह से ऑसिलेशंस होती हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसको एक्सट्रीम से मूव करवाते हैं टुवर्ड्स मीन तो वो इनर्शिया की वजह से मीन पर नहीं रुकता बल्कि वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे चला जाता है और इसी तरह से वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करता रहता है। थर्ड इसमें याद रखिएगा रिस्टोरिंग फोर्स ही एक्चुअली क्या करती है, उसको बैक टुवर्ड्स मीन पॉइंट उसको पुल करती है, और रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, रेस्ट पोजीशन की तरफ होती है। तो कुछ अहम पैरामीटर्स थे ये। अब इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग है कि आपने ये प्रूव करना है कि अगर कोई बॉडी एसएचएम में मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स आपने प्रूव करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें माइनस का मतलब है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, और जो एक्स है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है और ए इसके अंदर एक्सेलरेशन है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप एक मैस स्प्रिंग सिस्टम स्टडी करते हैं, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, जिसमें आपने एक मैस को एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और उसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर लगाया ताकि कोई ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे जो उसकी मोशन को अपोज करे। डायग्राम में देखिएगा इसमें तीन आपके पास ए बी एंड सी पॉइंट आ रहे हैं, जिसमें ए पॉइंट में वो मैस अपनी रिलैक्स कंडीशन में, इट मींस इक्विलिब्रियम में, मीन पोजीशन पे है। जैसे ही आप उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे और उसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जो अप्लाइड फोर्स होगी वो F इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगी। उसमें के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है जो उसकी स्टिफनेस और हार्डनेस को बताता है। तो F इज इक्वल टू के एक्स जो कि आपने उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाई है और इस वक्त आपने उस मैस को पोजीशन B के ऊपर होल्ड किया हुआ है। जैसे आप उसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो जो आपने अप्लाइड फोर्स लगाई थी वो इसके अंदर एज अ रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी और वो काज बनेगी इसको वापस लाने का, और वो इनर्शिया की वजह से आएगा तो मीन पोजीशन की तरफ, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो मीन पे नहीं रुकेगा बल्कि नेगेटिव एक्सट्रीम पर चला जाएगा, जो कि इसकी फिगर सी बता रही है। तो जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसका फार्मूला आ जाएगा माइनस के एक्स, क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है इसलिए अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। और नेगेटिव साइन इसमें इसलिए है क्योंकि अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड थी और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। तो जैसे आपने इसको रिलीज किया है ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई है। ऑसिलेशन जब स्टार्ट होगी फोर्स लगी, एक्सेलरेशन आएगा, न्यूटन साइकिल आके
मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, एक आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स की फोर्स है, एक आपके पास आ गई है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास फार्मूला अब आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पे अगर आप उस m को डिवाइड कर दें तो a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आ जाएगा, कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट है, मैस भी सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है k और m दोनों कांस्टेंट, अगर हम दो कांस्टेंट को डिवाइड करें तो आंसर भी एक कांस्टेंट ही मिलेगा। ये दोनों वैल्यू आपको एक कांस्टेंट देगी, तो अगर आप कांस्टेंट और इक्वालिटी का साइन है इनको रिप्लेस करना चाहें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, तो ये आ जाएगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब ये है कि आज के बाद अगर हमें कोई एग्जांपल मिलती है कि ये एक मोशन जो है वो SHM में है, तो ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ वही मोशन SHM में होगी जिसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज ये प्रूव करवाएगी नेक्स्ट आर्टिकल्स के अंदर कि जो भी SHM के अंदर है उसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वो SHM में होगा, अदरवाइज नहीं होगा वो। इसकी डेफिनेशन देख लें, द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM is proportional to the displacement and is always directed towards its mean position। ये डायग्राम देखें, जैसे जैसे वो मूव करेगा तो उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको मिलेगी। कुछ डेफिनेशन है SHM के अंदर, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, लेकिन मीन और एक्सट्रीम के दरमियान कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन चेंजेस विद टाइम, द वैल्यू ऑफ इज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। एक्सट्रीम तक याद रखना है एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मीन और एक्सट्रीम के दरमियान कोई भी डिस्प्लेसमेंट है उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। वाइब्रेशन अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो वाइब्रेशन होता है एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। इसका मतलब यह है कि अगर आप पॉजिटिव एक्सट्रीम से उसको रिलीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से वो नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाए और नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा पॉजिटिव एक्सट्रीम तक आए, तो ये जो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा इसको हम कहेंगे उसकी वाइब्रेशन। अगर आप मीन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम टू नेगेटिव एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन पोजीशन, इसको हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है ना उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है। अगर एक सेकंड में एक वाइब्रेशन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हर्ट्ज, लेकिन अगर एक सेकंड में 2 वाइब्रेशंस है, 2 दफा वो अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज मिल जाएगी। तो आप ऐसे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, इसके यूनिट हर्ट्ज में होते हैं, पर सेकंड होते हैं, पर साइकिल होते हैं, और फार्मूला इसका 1/t है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन को भी रिप्रेजेंट करता है SHM। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है तो 2π/t आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में भी इसको डिस्कस करते हैं। तो 1/t क्योंकि f के इक्वल है तो ये 2π/f के इक्वल आ जाएगा। तो आप उसकी एंगुलर सर्कुलर मोशन में भी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा जी आज का टॉपिक था SHM का।